यह आप सब जानते हैं कि जब किसी केस का क्रॉस बिगड़ जाए तो पूरा केस ही बिगड़ा हुआ हो जाता है। आरोपी का कन्विक्शन हो जाता है, उसको जेल में जाना पड़ता है। तो उससे बचाव हो जाए, इसके लिए आरोपी ट्रायल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध एक अपील दायर करता है अपीलेट कोर्ट के सामने। परंतु क्या हो कि यदि वह अपील भी सही तरीके से ना की जाए, उसमें जो ग्राउंड्स लिखे जाने थे वे ना लिखे जाएं, सही कानूनी स्थिति ना लिखी जाए, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ फैक्ट्स को अपीलेट कोर्ट के सामने ना उभरा जाए, तो क्या होगा? हमारे पास रोजाना ऐसे केसेस आते हैं जो ट्रायल के समय अपने ट्रायल को बिगाड़ चुके हैं। अब अपील फाइल करनी पड़ी तो उनकी अपील भी डिफेक्टिव ही फाइल की गई, यानी कि ट्रायल और अपील दोनों में उन्होंने प्रोसिक्यूशन के आरोपों को जिस तरह खत्म किया जाना चाहिए था वह वे नहीं कर पाए। तो इस तरह उन लोगों के ट्रायल और अपील दोनों ही बिगड़ चुके हैं। इस बात के बावजूद यह सब हुआ कि वे लोग झूठे फंसाए गए थे और उन्हें जेलों में रहना पड़ रहा था। तो हम अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट्स में प्रैक्टिस के दौरान एडवोकेट्स द्वारा आमतौर से किया जाता है, लेकिन बिगड़ी हुई अपील को सुधारने के लिए यह काम बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। आपको यह बात ध्यान रहे कि आज हम आपको जो कानूनी पैंतरा दिखा और सिखा रहे हैं वह केवल उन्हीं अपीलों में कारगर होगा जो अपीलें हाई कोर्ट के सामने की गई हों। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए क्या कानूनी उपाय होना चाहिए, यह किसी अन्य अवसर पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक आज वास्तविक केस का उदाहरण ले रहे हैं। गरियाबंद छत्तीसगढ़ में एक नाबालिग लड़की ने शिकायत दी कि वह 5/2/2023 को रात को घर लौट रही थी, तो आरोपी ने चंदगी के घर के सामने उसका मुंह दबाकर उसको उठा लिया, उसे चंदगी के घर की छत पर ले गया, गलत काम करना चाहा तो लड़की बेहोश हो गई। उसे अपने घर पर होश आया, सब बात उसने अपने माता पिता को बताई। तो अगले दिन पुलिस में शिकायत की गई, लेकिन उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में कहा कि घटना 6/2/2023 की सुबह 10 बजे की है। जब गलत काम करने की कोशिश की गई तो वह लड़की चिल्लाई, जिससे उसके मम्मी पापा आकर उसको ले गए। यानी कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान बिल्कुल बदल दिया, समय बदल दिया, घटना का तरीका बदल दिया। कोर्ट बयान में उसने बताया कि हम आरोपी की मरई में यानी कि उसकी झोंपड़ी में बिछावन करने के लिए गए थे, तो आरोपी ने हमारे साथ गलत काम किया। उसके पिता ने भी कोर्ट में यही बिछावन करने वाला बयान दिया था। चाचा ने बयान दिया कि चंदगी बहुत पहले मर चुका है। जब चाचा घटनास्थल पर गया तो चंदगी के मकान का ताला टूटा हुआ नहीं था, उस पर ताला पहले की तरह ही लटका हुआ था। चंदगी के घर में कोई सीढ़ी नहीं बनी है जिससे उस घर की छत पर जाया जा सकता हो। दूसरी ओर लड़की को घटना के अगले दिन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया, तो डॉक्टर को उसके शरीर पर कोई भी चोट दिखाई नहीं दी। इसके बाद डॉक्टर ने उसके बॉडी फ्लूइड्स के स्वैब्स को लेकर एफएसएल में भिजवा दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़की का कोई भी कपड़ा वहां हॉस्पिटल में बरामद नहीं किया गया। बाद में पुलिस ने लड़की के माता पिता से एक कपड़ा मंगवाया, उसके घर से मंगवाया। इस वस्त्र को लड़की का कछिया, जिसका अर्थ होता है कि लोअर अंडरगारमेंट, वह मंगवाया और उस कपड़े को मंगवाकर उन्होंने उसको एफएसएल में भिजवा दिया। यह सही बात है कि इनमें से जितने भी प्रोसिक्यूशन गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से आए थे, किसी का भी ठीक ढंग से क्रॉस वहां हो नहीं पाया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट में कन्विक्ट करके उसको 20 साल की सजा कर दी थी। जज के द्वारा भी पूरे ट्रायल के दौरान अनेक कानूनी गलतियां की गई थी, जैसे उन्होंने आरोपी का कथन 313 में जो किया जाता है वह कानून के अनुसार रिकॉर्ड नहीं करवाया था, गवाहों के बदलते हुए बयानों पर ध्यान नहीं दिया था, मेडिकल एविडेंस की गैर मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन कन्विक्शन के बाद जो अपील दाखिल की गई, उस अपील में भी उनमें से किसी भी कानूनी त्रुटि का, फैक्चुअल त्रुटि का कोई रेखांकन नहीं किया गया था। ट्रायल में किसी ऐसी बात को, कानूनी गड़बड़ियों को अपीलेट कोर्ट के सामने उठाया नहीं गया था। ट्रायल तो बिगड़ा ही था, अब अपील भी खराब होने वाली थी।
इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। इस आरोपी के पिता शुरू से ही हमारे संपर्क में थे, बीच बीच में इंटेंसिव कंसल्टेशन ले लिया करते थे, लेकिन यह कहते हुए कि हमारा क्रॉस बहुत महंगा है, उन्होंने हमसे क्रॉस नहीं बनवाया था। अपील भी वहीं के स्थानीय एडवोकेट से डलवाई थी। जब उन्होंने अपील पर हमारे साथ इंटेंसिव कंसल्टेशन लिया तो हमने उन्हें उनकी अपील के डिफेक्ट्स के बारे में बताया। यह भी बताया कि डिफेक्टिव अपील के क्या परिणाम हो सकते हैं। आप सब विद्वान व्यूअर्स भी जानते हैं कि यदि केस के सब ग्राउंड्स अपीलेट कोर्ट में ना उठाए जाएं, तो फिर उस कोर्ट से क्या मिलने की उम्मीद की जा सकती है? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारा अपना दर्द था, कानून का प्रश्न था, फैक्चुअल डिफेक्ट था, वो तो हमने कोर्ट के सामने रखा ही नहीं, तो मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। यह पूरी सच्चाई जानते ही आरोपी के पिता के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने हमें तत्काल फीस भेजी और कहा कि जरूरी होगा तो मैं बाकी की फीस भी भेजूंगा, मेरे बच्चे को किसी तरह से बचा लीजिए। और इसके बाद हमने अपने तरकश से वह तीर निकाला जो हमें डिफेक्टिव अपीलों वाले केसेस में आमतौर से चलाना होता है। हमने उस अपील में एक एडिशनल एफिडेविट फाइल किया और उस एडिशनल एफिडेविट को अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी रेड विद सेक्शन 391 सीआरपीसी फाइल किया। हाई कोर्ट्स में सेक्शन 482 सीआरपीसी का उद्देश्य लगभग वही होता है जो सामान्य सिविल कोर्ट में सेक्शन 151 सीपीसी का होता है। सिविल कोर्ट्स के अंदर 151 सीपीसी में उन मामलों को और उन तरीकों से देखा जाता है जो तरीके सामान्य कानून की परिभाषा में हल किए जा सकने वाले नहीं होते हैं। यानी कि सामान्य नियमों के तहत कोर्ट जिन कामों को नहीं कर पाता है, उन कामों को इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस करने के लिए सिविल कोर्ट को सेक्शन 151 सीपीसी से शक्ति मिलती है, तथा क्रिमिनल केसेस में वही काम करने के लिए हाई कोर्ट को यह शक्ति सेक्शन 482 सीआरपीसी से मिलती है। यानी कि सेक्शन 482 सीआरपीसी में कोर्ट को न्याय हित में वे काम करने की शक्ति भी मिल जाती है जिनके करने के लिए सामान्य कानून में कोई प्रावधान नहीं होता है। यही पेच है। सेक्शन 391 सीआरपीसी में अपीलेट कोर्ट द्वारा कुछ और एविडेंस लेने की शक्ति दी गई है। वैसे बहुत सटीक रूप में देखा जाए तो सेक्शन 391 सीआरपीसी का आह्वान इस एडिशनल एफिडेविट फाइल किए जाने के लिए आवश्यक नहीं होता, लेकिन बस हम लोग यही करते चले आ रहे हैं और सफलता हम पा रहे हैं। हमने अपनी टीम से कहा कि सेक्शन 482 सीआरपीसी साथ साथ सेक्शन 391 सीआरपीसी के अंतर्गत ये अपील के एडिशनल ग्राउंड्स को एक एफिडेविट की शक्ल में तैयार करवा दें और इस तैयारी को हमारी टेबल पर भेज दें। सारी टीम मेहनत से जुट गई। हमारी टीम ने उन पॉइंट्स को इकट्ठा किया जिन मुद्दों पर पुरानी अपील में डिफेक्ट था, उनकी लिस्ट बनाई। सामने आप देख रहे होंगे किन किन पॉइंट्स पर हमने कोर्ट को नई जानकारी दी। उसके बाद हमने हर एक पॉइंट्स की डिटेल्स अपने उस एडिशनल एफिडेविट में लिखनी शुरू कर दी। प्रोसिक्यूशन का फैक्ट, उसका डिफेक्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वह कानून जो उसको हल करने वाला है, हमने उस पॉइंट पर लिखा। और ऐसा हमने हर एक पॉइंट के ऊपर किया। जो सामने लिस्ट आपने पहले देखी थी, किन किन पॉइंट्स को हमने उठाया, उनमें से प्रत्येक के सामने उसका डिटेल और विस्तार लिखा गया। इसके साथ उनके परिवार के जो सदस्य इस मामले में कोर्ट में पैरोकारी करते हैं, उनका एफिडेविट लगवाया और कोर्ट में फाइल कर दिया। यह एडिशनल एफिडेविट सुनवाई पर आ चुका है। उसी के मुताबिक हमने उनके आर्ग्यूमेंट्स तैयार करवा के वहां उनके हाई कोर्ट में भिजवा दिए हैं। अब स्थानीय एडवोकेट को वे आर्ग्यूमेंट्स केवल हाथ में लेकर पढ़ भर देने हैं और यह बात हाई कोर्ट तक पहुंच जाएगी। उन्हें पता लग जाएगा कि ट्रायल कोर्ट ने फैक्ट में कहां गड़बड़ी की है, कानून में कहां गड़बड़ी की है और उस कानून के एप्लीकेशन में कहां गड़बड़ी की है। हमें विश्वास है कि आरोपी युवक की किस्मत पलटकर उसकी बात को हाई कोर्ट के द्वारा सुन लिया जाएगा। वह बाहर आकर खुले में सांस ले सकेगा। झूठे आरोप को एक बार फिर करारी शिकस्त मिल सकेगी। लेकिन इसका कानूनी भाग
सभी व्यूअर्स के द्वारा समझ लिया जाना चाहिए। कोर्ट में कभी भी सब रास्ते बंद नहीं होते। हमारे पास जितनी अपीलें बिगड़ी हुई होती हैं, उनमें हम इसी प्रकार का काम करते हैं, क्योंकि जब हम कोर्ट की न्याय हित की शक्तियों को आह्वान करते हैं तो ऐसा कोई प्रावधान पूरे के पूरे सीआरपीसी में नहीं है जो कोर्ट को एडिशनल एफिडेविट लेने से रोकता हो। केस कितना भी बिगड़ जाए, एक अनुभवी एडवोकेट उसमें से सही राह निकाल ही लेगा। यदि आप भी ऐसी बिगड़ी हुई अपीलों के दुष्चक्र में फंस गए हैं, रास्ता मिल नहीं रहा है, तो आपको परामर्श करने के लिए इंडियन लीगल सिस्टम से गाइडेंस ले लेनी चाहिए। सेक्शन 482 सीआरपीसी जो अब बदलकर सेक्शन 528 बीएनएसएस हो गया है, उसके साथ सेक्शन 391 सीआरपीसी जो बदलकर सेक्शन 432 बीएनएसएस हो गया है, उनका सहारा आपको लेना चाहिए। अपनी पूरी बात को कानूनी तरीके से हाई कोर्ट के सामने जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से आरोपी की बड़ी सहायता हो पाएगी। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें। बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं, प्रोसिक्यूटर्स के बयान दर्ज हो चुके हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। यदि वो हमसे पहले संपर्क करते तो शायद हम उनकी उन केसेस में सहायता कर सकते, लेकिन अब महत्वपूर्ण समय जा चुका है। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।